Hey guys, welcome to my channel The Witty Turtle, and in today's class we are going to discuss the basic concepts of marginal costing. ये जो क्लास है ये हमारे प्रीवियस क्लास का एक कंटिन्यूएशन ही है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग के एसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं और डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत बार ये सीखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रॉफिट, उससे हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिसाइड कर पाते हैं, ये सब हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विच इज Tools and techniques of marginal costing. So guys, marginal costing के tools और techniques टोटल 5 टाइप के होते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट है वो है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जितना हमारा टोटल सेल्स होता है, टोटल सेल्स से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो रहता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट रिकवर्ड टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम जानते ही हैं कि एक प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें टोटल क्या क्या मिला होता है, प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये तीनों को ऐड करने पे जो हमारा आता है उसको हम आमतौर पर सेलिंग प्राइस के हिसाब से सेट करते हैं। तो अगर हम टोटल सेल्स से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो रहता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द प्रॉफिट। तो इसका क्या मतलब है? अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट रहता है जो वो भी ज्यादा ही रहेगा। मोर कंट्रीब्यूशन मोर प्रॉफिटेबल। बट ये तब तक वैलिड है जब तक इसमें कोई लिमिटिंग फैक्टर ना आ जाए। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? द की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज वेरी लिमिटेड इन द गिवन सिचुएशन। मतलब क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसमें एक फैक्टर या एक मटेरियल या फिर कुछ लेबर का हो गया, कुछ एक चीज है जो कि स्कैर्स है। स्कैर्स मतलब जो कि लिमिटेड अमाउंट में है, उसको आप जितना कम यूज कर सकते हैं आपके लिए उतना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं और आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो इस केस में हम कैसे चेक करेंगे कि तीनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? तो जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आप वही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपके पास कम अमाउंट का रॉ मटेरियल है और आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है। उन्हीं लिमिटेड रॉ मटेरियल्स में ही आपको तीनों प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि एक फैक्टर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, तो उस केस में हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं? उस केस में हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय की फैक्टर। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो रह गया हमारा वो होता है कंट्रीब्यूशन। यहां पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमें फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट ए, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट बी एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट सी। तो जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो है एक यूनिट के लिए प्रोडक्ट ए का है 50 रुपीज, प्रोडक्ट बी का है 80 रुपीज, प्रोडक्ट सी का है 100 रुपीज। और हमारे पास जो की फैक्टर है विच इज द रॉ मटेरियल, तो इसको हम लोग केजी में ले लेते हैं। तो जो की फैक्टर है हमारे पास विच इज द रॉ मटेरियल, वो हमें कितना चाहिए? प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 kg चाहिए, प्रोडक्ट बी को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 kgs चाहिए और प्रोडक्ट सी को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 kgs चाहिए। तो इसका हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हमें पता है फॉर्मूला है
profitability equals to contribution divided by the key factor or the limiting factor. So the profitability will be 50 divided by 1, 50, 80 divided by 2, 40, 100 divided by 5, 20. अगर हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड अमाउंट में नहीं होता तो हम इन तीनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते? ऑब्वियसली प्रोडक्ट सी को ही हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए और बी से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो काफी स्केर्स क्वांटिटी में है, तो हमें वो प्रोडक्ट को चूज करना पड़ेगा जो कि हमें पर यूनिट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कम अमाउंट का रॉ मटेरियल यूज करते हुए। तो इसमें क्या है, हम किसको चूज करेंगे? हम चूज करेंगे प्रोडक्ट ए को, क्योंकि ये हमें कम रॉ मटेरियल यूज करते हुए ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट दे रहा है। प्रोडक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन बी और सी। आई होप आप लोगों को समझ आया कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो रह गया वो है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में क्या क्या रह गया? फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं जो है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकेंड टूल और टेक्निक, दैट इज कंट्रीब्यूशन रेशियो, और इसको हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं पीवी रेशियो। तो क्या है पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स। तो हम लोग इसमें प्रॉफिट किसको लेते हैं? हम लोग मोर कंट्रीब्यूशन इज मोर प्रॉफिटेबल, हमें पता है पहले से। तो पीवी रेशियो विल बी इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो जो कंट्रीब्यूशन हमें आया, जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, वो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, ये है हमारा पीवी रेशियो, और इसको हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं कंट्रीब्यूशन रेशियो। व्हाट इज पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा उस सिचुएशन के लिए जहां पे हमें एक ही अकाउंटिंग पीरियड का डेटा दिया रहा है। लेकिन अगर हमारे पास 2 अकाउंटिंग पीरियड का डेटा अवेलेबल है हमारे पास, तो हम पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे द चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन सेल्स इनटू 100। मतलब कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज हुआ है दोनों साल में, डिवाइडेड बाय पिछले साल और आज के साल में सेल्स में टोटल कितना चेंज आया है। ये दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो। इसका और एक फॉर्मूला भी है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट मतलब है कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों में प्रॉफिट में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों में सेल्स वैल्यू में कितना चेंज आया, इनटू 100। और ये दोनों फॉर्मूला के लिए, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर पिछले साल का इनपुट प्राइस और सेलिंग प्राइस करंट ईयर के इनपुट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मैच करता हो, तभी ये दोनों फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड है। तो हमने देखा 2 टाइप का टूल्स और टेक्निक्स, फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन और सेकंड है कंट्रीब्यूशन रेशियो और पीवी रेशियो। और अब हम देखेंगे पीवी रेशियो के फॉर्मूले से हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सारे क्वेश्चंस मार्जिनल कॉस्टिंग के इसी फॉर्मूले पर ही बेस्ड हैं। तो हमें पता है पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल्स इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। जनरली हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो सेल्स होता है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
तो टोटल कॉस्ट क्या होता है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों को मिला के हम लोग उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसको अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम लोगों ने पहले देखा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट था कंट्रीब्यूशन। सो द फॉर्मूला विल बी कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब हमें ये जानना है कि पीवी रेशियो हम लोग क्यों सीखें, पीवी रेशियो किस केस में यूजफुल होता है प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन करने के लिए। जब सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड, या फिर जहां पे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा होगा। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि एक्चुअल में इजी ही रहते हैं लेकिन बहुत मार्क फेचिंग रहते हैं। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कितना सेल्स करने पर हमें हमारा जितना कॉस्ट लगा है उतना रिकवर हो जाएगा, ताकि हमें फ्यूचर में जाके लॉस ना हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ सेल वेयर देर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। नो लॉस और नो प्रॉफिट का मतलब क्या है, द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। मतलब जितना हमें कॉस्ट लगा एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उतना ही हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो गया, मतलब ना ही हमें प्रॉफिट मिला और ना ही हमारा लॉस हुआ। अब हम लोग ये ग्राफ को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया फिर ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने ले लिया है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब है कितने यूनिट्स का हमारा सेल्स हो रहा है, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है कॉस्ट और रेवेन्यू। अब हम लोग देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू द यूनिट्स, ये है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। पैरेलल क्यों है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो हमारे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसीलिए वो किसी भी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका अमाउंट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा टोटल कॉस्ट। ये जो लाइन है ये लाइन है हमारा टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के एडिशन को हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन ये रहा, और समवेयर जो वेरिएबल कॉस्ट का लाइन है वो ऐसे यहाँ पे जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का लाइन। तो उन दोनों को अगर मिला लेंगे तो हमारा आता है टोटल कॉस्ट। तो ये लाइन जो है ये हमारा टोटल कॉस्ट का लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं ये है हमारा टोटल सेल्स का लाइन। तो जिस पॉइंट पे हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इस कोऑर्डिनेट पे हमारा जितना टोटल कॉस्ट है उतना ही हमारा टोटल सेल्स है। मतलब क्या है, ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पोर्शन को ऑरेंज कलर में शेड किया है। तो ये जो ऑरेंज कलर का शेड है ये है हमारा लॉस वाला पोर्शन। मतलब आपका टोटल सेल्स अगर इस रीजन में आता है यहाँ पर कहीं पे, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले है। मतलब यहाँ पे अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जो नो लॉस नो प्रॉफिट है, तो उसके पहले जो है अगर हम इस किसी पॉइंट पे हमारा सेल्स हुआ तो वो तो हमारे टोटल कॉस्ट को मीट ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इस किसी भी पॉइंट, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा टोटल सेल्स होता है तो हमें लॉस इनकर करना पड़ता है। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारा जितना भी सेल्स होता है वो हमारा प्रॉफिट में काउंट होता है,
क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक में हमारा जितना भी टोटल कॉस्ट था वो हमारा रिकवर हो जाता है और आगे जितना होता है वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक एंगल बन रहा है जिसको मैंने नाम दिया है बी। तो ये जो एंगल बी है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एंगल जितना ज्यादा होगा हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये एंगल इतना है, अगर हमारा टोटल सेल्स और बढ़ता है या फिर टोटल कॉस्ट और घट जाता है और ये एंगल बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा एंगल बी, तो क्या है हमारा जो प्रॉफिट का एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड ही एक और एनालिसिस है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, अगर आप लोगों ने ये ग्राफ को समझ लिया है अच्छे से तो आपको सीवीपी एनालिसिस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमें बेसिकली रिलेशनशिप देखना है कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में। तो पहले हम एक केस ले रहे हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बढ़ता चला जाए तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चेंज आता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 यूनिट्स सेल करने पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल जा रहा है, मतलब अगर हम 1000 यूनिट्स सेल कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल कॉस्ट इनकर हुआ है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारा रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा फॉर एग्जाम्पल हमारा 1000 यूनिट्स। ठीक है, तो 1000 यूनिट्स के बाद हम चाहे जितने भी यूनिट्स क्यों ना सेल कर ले, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो चेंज नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट तो हमें पहले मिल ही चुका है विच इज एट 1000 यूनिट्स। तो अगर देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स देन देयर विल बी नो चेंज इन बीईपी, नो चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड केस आता है कि अगर देयर इज इंक्रीज इन सेल्स ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम पहले 1000 यूनिट्स में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता था और हम हर यूनिट को 10 रुपीज में बेचते थे। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस ही बढ़ जा रहा है, अगर हम लोग उसको 10 नहीं 15 कर दे रहे हैं सेलिंग प्राइस को, तो जाहिर सी बात है कि हम कम यूनिट सेल करने पर भी उतना सेल्स वैल्यू कर सकते हैं, उतना सेल्स अमाउंट हम गेन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो 1000 यूनिट्स नहीं होके थोड़े कम यूनिट्स में भी उतने पैसे हमें मिल सकते हैं, उतना सेल्स हमारा हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, बीईपी रिड्यूसेस। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है और सेल्स इंक्रीज होता है उसकी वजह से, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो जल्दी आ जाता है, वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस होता है। थर्ड केस है इफ देयर इज डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज हुआ तो हमारा जो टोटल कॉस्ट का ये स्ट्रेट लाइन है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहां कहीं पर आ जाएगा। तो उस केस में क्या है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहां आ जाएगा। तो उस केस में भी ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस होता है, जल्दी आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ केस जो है वो है कि अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है तो उसका क्या असर पड़ता है ब्रेक इवन पॉइंट पर। चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट पहले हमारा इतना अमाउंट का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं यहां पर आएगा
और जो हमारा टोटल कॉस्ट का स्ट्रेट लाइन है वो यहां से स्टार्ट होगा, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर कहीं पर आएगा। तो उस केस में क्या हुआ, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया। ब्रेक इवन पॉइंट लेट में आ रहा है, देर से आ रहा है। सो द चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट के कॉन्सेप्ट में और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसको कैलकुलेट करते टाइम द फिक्स्ड कॉस्ट विच आर पेएबल ओनली इन कैश आर इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब क्या है, वो कॉस्ट ही ओनली इंक्लूड होते हैं जो कि डायरेक्टली हम कैश में पे करते हैं। मतलब है जैसे डेप्रिसिएशन हो गया या फिर कुछ और नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, उन सबको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता तो है पर हम डेप्रिसिएशन को पे नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है बट हम लोग उसको पे नहीं करते हैं। तो वैसे ही और भी कुछ नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं जिसको कि हम लोग कैश ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे हमें मिल जाता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसको हम दो पैरामीटर्स पर मेजर करते हैं। जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसको हम लोग दो पैरामीटर्स पर बेसिकली मेजर करते हैं। पहला है वैल्यू में और दूसरा है यूनिट्स में। वैल्यू में जो है वो हमेशा हमारा रुपीज में ही आता है और जो यूनिट्स में है वो तो यूनिट्स में आता है। तो पहले हम देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट पे हमारा कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब हम लोग देखते हैं कि ये पीवी रेशियो कहाँ से आया। हमें तो ये रुपीज में चाहिए, तो हमें पीवी रेशियो कहाँ से आया। देखिए यहाँ पर जो आता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा 1000 यूनिट्स आया और फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो है हमारा 10 रुपीज पर यूनिट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो रहा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला। उसमें अगर हम लोग हमारा सेलिंग प्राइस ऐड कर देते हैं, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। तो इसको हम लोग थोड़ा और सजा के या टेक्निकली लिखें तो वो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। क्या है, कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ रखा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोगों ने लिख लिया इसको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय, हमने ये पहले भी देखा है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसके जगह पे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आ जाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है हमारा, पीवी रेशियो है हमारा C/S इंटू 100। तो ये रहा हमारा उल्टा उसका, फिक्स्ड कॉस्ट इंटू S बाय C, फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ये उसका पीवी रेशियो का उल्टा ही है। तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो फिफ्थ टूल्स एंड टेक्निक है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये वाला हमारा लास्ट ही है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ये है द सेल्स पॉइंट बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट।
देखिए, ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी हमारा सेल्स होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या है, जो हमारा इतना पॉइंट रहा, इसको मैं स्केच से डिनोट कर रही हूं, ये जो इतना रहा, टोटल कॉस्ट का इतना जो एरिया रहा, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट को ही रिकवर करने में चला गया। और ये पॉइंट है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का। तो इसके ऊपर जितना भी सेल्स होगा वो होगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब उतना हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है, उतना हम लोग सेफ हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, ये रहा हमारा टोटल सेल्स हुआ है इतना, हमारा बीईपी हुआ है इस पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच में जो जितना डिस्टेंस है, जितना क्वांटिटी है, जितना एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑल्सो इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो जो बीईपी का फॉर्मूला था वो क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स होता है वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं का क्या मतलब होता है कि टोटल सेल्स में से अगर तुम ब्रेक इवन सेल्स को हटा दो तो जो हमारे पास बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो है वो है कि टोटल सेल्स में से हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के जो 5 टूल्स और टेक्निक्स देखे वो क्या क्या है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन रेशियो और पीवी रेशियो। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। फिर आता है सीवीपी एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। फिर लास्ट में आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सब आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा ब्रशअप हो जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें और एक चीज जानना बहुत जरूरी है। कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। पहला है प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल सेल्स इंटू पीवी रेशियो इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। वैसे ही प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये ऐसे कुछ होगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या है? C बाय S माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विच इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों सेल्स कैंसिल आउट हो गए हैं तो हमारे पास बचा क्या? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो हमें पहले ही पता है कि इसका दिस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये सब जो फॉर्मूले है ना, ये सब आप खुद से भी आप बैठ के थोड़ा इसको कल्टीवेट करेंगे तो आप खुद भी ये सब फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले में से है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। मैं इसको टिक कर रही हूं। ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो थर्ड फॉर्मूला है सेल्स वैल्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट का क्या मतलब है?
डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब है ये यहाँ पे हमें कितना अर्न करना है, कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न करना है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा कितना करना है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था हम उसी को ही रखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। उसमें बस हम लोग ये ऐड करेंगे कि हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा हमें जो डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये हमारा आ जाएगा सेल्स वैल्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट इन वैल्यू। ठीक है, वैसे ही हम अगर यूनिट्स में देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल, जो हमारा था ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसमें हम डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल्स करते करते ये सारे फॉर्मूले आपको याद रह जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला वो है फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ये सेम है, इसी का बस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है। जैसे हमने ये डिराइव किया था आप खुद ट्राई करना, आप इजीली फिक्स्ड कॉस्ट डिराइव कर सकते हो इसमें से। जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल सेल्स इक्वल्स टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा ही था कि टोटल सेल्स क्या है, ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इनमें से हम डिराइव कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। वैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है इन डिफरेंस पॉइंट। वो क्या है, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 2 पीरियड का हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, तो हम उस केस में इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। इसके बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ गए तो ये बहुत ही मार्क फेचिंग फॉर्मूला है एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा शटडाउन सेल्स और शटडाउन यूनिट्स। तो शटडाउन सेल्स क्या है, सेल्स वैल्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब है, यहाँ पे भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का ही फॉर्मूला देखते हैं। पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। शटडाउन हम किस केस में कर रहे हैं, अगर हमें बिजनेस में ज्यादा लॉस हो रहा है या फिर हमारा जो कॉस्ट है वो हम इनकर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम शटडाउन करने का सोचते हैं। तो ये क्या है, हमारा सेल्स किस लेवल तक गिर जाने पे हम लोग हमारे बिजनेस को शट डाउन करने का सोचेंगे। तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मतलब है कि शट डाउन करने के बावजूद आपको क्या क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इससे क्या है, हमें शट डाउन सेल्स मिल जाएगा इन वैल्यूज, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देने पे हमें मिल जाएगा शट डाउन यूनिट्स। मतलब हमारा सेल्स कितने यूनिट्स तक अगर गिर जाए तो हमें हमारे बिजनेस को शट डाउन कर लेना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं शट डाउन यूनिट्स। इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो गाइज, हमारा ये क्लास आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और इसके साथ खत्म होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। और आने वाले क्लासेस में हम लोग सीएमए इंटर के कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 के जितने इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो कॉन्सेप्ट्स बताए वो समझ आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें।